हेलो एवरीवन, आई एम ऐश्वर्या एंड वेलकम टू माय चैनल एडू ऐश। ये जो वीडियो है सिर्फ मैंने आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए बनाया है। जैसे कि अभी जो गेट का रिजल्ट है अभी 1-2 दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ है, तो आप लोगों में से काफ़ी लोग यहाँ पे डिलेमा में होंगे कि क्या करना चाहिए। खास तौर पे वो लोग जिनके ये जो स्कोर है 400 to 500 के रेंज में है। काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूजिंग भरा होता है, क्योंकि मैंने भी पिछले बार CCMT में पार्ट लिया है 2020 में, और मेरा भी स्कोर कुछ इसी रेंज में था। ठीक है, 473 स्कोर था मेरा। तो मेरे को काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि करना क्या चाहिए, एमटेक करूँ कि नहीं करूँ, कि ड्रॉप लूँ। तो मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पे बात की थी उस टाइम पे कि क्या करना चाहिए। और यही सिचुएशन अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि मेरे पास भी जूनियर्स के कॉल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए करके। तो मैं उन लोगों को जो समझाती हूँ वही चीज़ें मैंने सोचा कि इस वीडियो में भी बता देती हूँ कि हो सकता है कि किसी और का भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका इस रेंज में अगर आता है 400 to 500 के बीच में अगर स्कोर आ रहा है, और मेनली आप सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के हैं, तब आपको क्या करना चाहिए मैं यहाँ पे बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि जो CSIT क्या है उनका तो पता ही है उनको क्या करना है। उनको क्या करना है, प्लेसमेंट में जाना है। और प्लेसमेंट के लिए क्या है, NIT ठीक है। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से अगर किया है अपना BTech, तो वहाँ तो बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं होता है। अगर आप जाएंगे NIT में तो वहाँ पे प्लेसमेंट के चांसेस है, एक बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कोर ब्रांच के हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो वहाँ तो प्लेसमेंट है नहीं। NIT में तो प्लेसमेंट है नहीं। ठीक है, खासकर यहाँ पे लोअर एंड मिडिल जो NITs हैं उसमें। और आपके अगर स्कोर जो है 400 to 500 आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टॉप के NITs तो नहीं मिल सकते और ना ही IITs मिल सकते हैं। तो करें क्या। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पे जो अदर ब्रांचेस है लाइक सिविल एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, उन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करना है कि आगे करना क्या है आप लोगों को। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आप लोगों को क्या करना है, रिसर्च वर्क में जाना है, PhD करना है, या फिर प्लेसमेंट में जाना है। ये जो है फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है आपको गवर्नमेंट जॉब करना है आगे। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन मैं आपके सामने रख रही हूँ। अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि नहीं, मेरे को एकदम एमटेक जो करना है IIT से ही करना है, आगे PhD करना है या फिर किसी प्लेसमेंट में जाना है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 साल ड्रॉप लेके फिर से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप श्योर हैं कि नहीं 1 साल और बस मेरे को एफर्ट करना है, इस बार मैं थोड़ा सा ही चूक गया, आगे थोड़ा सा और करूँगा तो हो जाएगा, तो फिर आप बिल्कुल 1 साल ड्रॉप लेके तैयारी कर सकते हैं, अगर आपको ईयर गैप वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 साल तैयारी करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कहीं से कोचिंग ले लें, जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग ले लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, या फिर ऑनलाइन भी कोचिंग ले सकते हैं। मोस्ट ऑफलाइन कोचिंग को ही प्रीफर करिए, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग से खुद से पढ़ाई होती नहीं है उतनी इफेक्टिवली। ठीक है, तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ जगह तो खुल ही रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करके पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी कोचिंग खुल ही रही है। एंड दूसरा ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। अगर आपको ईयर गैप का कोई दिक्कत नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सीधे ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जा सकते हैं। 1 साल 2 साल आप तैयार हैं वर्क करने के लिए पूरी तरह से, और आपको कोई ईयर गैप वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप सीधे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तैयारी करेंगे और एमटेक के साथ जब तैयारी करेंगे, तो फिर एमटेक के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो वो ज़्यादा हेक्टिक होगा एज़ कम्पेयर टू आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। तो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आप 1-2 साल और करके कर सकते हैं, और आपको कोई भी ऐसा प्रेशराइज़ नहीं है कहीं से भी, ठीक है, घर वालों से भी या फिर कहीं से भी, तो फिर आप सिर्फ अपनी तैयारी के लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब का। एंड सेकेंड केस ये है कि नहीं, आपको क्या है, कोई ना कोई NIT तो यहाँ मिल सकता है, ऐसा वाला केस है अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो, और आपको क्या करना है कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे NIT में एडमिशन ले सकते हैं और साथ साथ में यहाँ पे प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपके अगर 400 to 500 स्कोर हैं तो आपको कैसे देखना है, आपको क्या कोई NIT मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर क्या सिचुएशंस हैं। ठीक है, क्या मैंने देखा है पिछले साल, आपको कौन से राउंड में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और कितना लोड है NIT में, क्या सच में प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा एक साल यहाँ पे NIT जमशेदपुर में, जब मैंने पिछले साल काउंसलिंग किया था NIT जमशेदपुर, मुझे मिला था 8000 मेरे रैंक थे 473 स्कोर में। तो फिर यहाँ पे 1 साल मेरा अभी एमटेक लगभग हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर का मिड सेम भी हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है इसके हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, लोड तो कम है। अगर रोज़ देखा जाए आपको तो 2 से 3 घंटे ही क्लास चलती है, उसके बाद आपके पास टाइम ही रहता है, और यहाँ कोई सीरियस वाला एमटेक भी नहीं होता है। ठीक है, 1-2 टीचर ही ऐसे हैं जो कि एकदम सीरियस हैं, जो कि आपको क्या करेंगे, असाइनमेंट देंगे, ठीक है, जिसको आपको सबमिट करना पड़ेगा 5-6 दिन बाद। बाकी जो रहते हैं वो ठीक है, मतलब क्लास आप कर लो, ठीक है, बाकी कोई एक्स्ट्रा प्रेशराइज यहाँ पे वाला
सिचुएशन नहीं है। अगर आप मेंटेन करना चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। रोज़ आपके 2 से 3 घंटे ही क्लास लगते हैं, ठीक है। किसी दिन हो सकता है कि ज़्यादा भी क्लास लग जाए, 4-5 घंटे, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। 1-2 दिन ही वीक में आपको ऐसे मिल सकते हैं, बाकी 1 घंटे ही या 2 घंटे ही क्लास लगते हैं। ऐसा मैं ऑनलाइन का बता रही हूँ, ठीक है। मैंने खुद अभी तक ऑफलाइन क्लास नहीं की है तो फिर मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन अब मैंने अपने सीनियर से बात की थी यहाँ एडमिशन लेने से पहले, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, लोड तो कम है, 2-3 घंटे ही क्लास लगती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर का यहाँ पे अपना बता रही हूँ। तो यहाँ पे तो हो गई कि हाँ, आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं एमटेक एनआईटी से, ठीक है। लोअर एनआईटीज़ की बात कर रही हूँ मैं, या फिर मीडियोकर एनआईटीज़ की, ठीक है। और तो अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे इस तरह से अगर एमटेक के साथ ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं तो फिर आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे एनआईटीज़ में, टॉप एनआईटीज़ को छोड़ के, जो भी आपको अभी एनआईटीज़ मिलते हैं, अगर आपके 400 to 500 स्कोर हैं तो, ठीक है। एंड अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि फिर एमटेक करें क्यों, एमटेक का क्या फ़ायदा है, ठीक है। एमटेक गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना ही है, फिर एमटेक कर क्यों रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। जैसे कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो आप अगर आपके पास एमटेक की भी डिग्री है तो फिर वहाँ भी ये क्या करता है कि प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए और आपको हेल्प करेगा। पहला तो ये है, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं और आपको क्या करना है कि प्रमोशन के टाइम भी ये क्या करेगा, आपका एमटेक का डिग्री हेल्प करेगा। एंड तीसरा है कि अगर जैसे कि आपको आगे टीचिंग में जाना है, ठीक है, अगर आपको टीचिंग में जाना है तो अगर आपको आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़ में पढ़ाना है तो ऑब्वियसली उसके लिए तो फिर आपको पीएचडी करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, ठीक है, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, अगर उसमें भी अगर आपको प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर आप बीटेक वाले को पढ़ाना है स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आपके पास क्या होना चाहिए, एमटेक की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अभी कंपलसरी नहीं हुआ है, जो पीएचडी है वो क्या होता है इसके लिए कि आपको यहाँ पे स्टेट के द्वारा ही निकाला जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एमटेक वालों के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे बीटेक को पढ़ाना रहता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे एमटेक किया है तो। अब वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि वो कब इस चीज़ का फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 फ़ायदे आपको बता दिए एमटेक करने के, ताकि थोड़ा जो आपके दिमाग का जो भ्रम है वो थोड़ा दूर हो सके। तो यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गई एमटेक की बात हो गई, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और आपको कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी बता दिया। एंड अब यहाँ पे देखिए कि आपको काउंसलिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आपके 400 to 500 स्कोर है तो आपको क्या सीधे एनएसआर में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर रेगुलर से एनएसआर में जाना चाहिए, जो पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप रेगुलर में पहले पार्टिसिपेट करिए, अपने आप को रजिस्टर कराइए। आप ऐसा मत करिए कि यहाँ पर कुछ वीडियोज़ मैंने देखे हैं जो कि बोल रहे हैं कि सीधे एनएसआर में पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि आपको रेगुलर में कुछ मिलने से रहा, ठीक है। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि एनएसआर में क्या होता है, यहाँ पे देखिए एनएसआर में क्या होता है कि जो सीट वेकेंट रहते हैं सिर्फ उन्हीं में ही फिलअप किया जाता है एनएसआर में, ठीक है। वो एनएसआर से पहले रिलीज़ कर देते हैं कि किस इंस्टीट्यूट में कितने कितने वेकेंट सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं, सिर्फ उन्हीं को वो फिलअप करेंगे। अगर फिलअप उतने हो जाते हैं, अच्छे स्कोर उनको मिल जाते हैं, फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं बाकी को, ठीक है। तो अगर आपसे कम वाला स्कोर का कोई बंदा अगर अप्लाई करता है रेगुलर राउंड में तो उसको तो वो सीट मिल गया ना। अब वो आपका इंतज़ार थोड़ी ना करेंगे कि आप उससे कोई अच्छा राउंड अच्छे मार्क्स का होगा जो आएगा अभी एनएसआर में, ठीक है। वो क्या करेंगे कि फर्स्ट राउंड होता है, उसमें जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से वो क्या करते हैं कि जितने भी मिल सकते हैं, जितने को भी अलॉट हो सकता है वो अलॉट कर देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए कि आप स्टार्टिंग से ही क्या करिए, यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। इससे आपका कोई लॉस नहीं है, पैसे का भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि रेगुलर राउंड में आपको फीस 30,000 पे कर रहा है और एनएसआर में 40,000। जो एनएसआर में 40,000 पे करना है तो फिर आप 30 ऑलरेडी कर चुके हैं तो सिर्फ आपको 10,000 ही पे करना पड़ेगा एनएसआर में। तो आप रेगुलर छोड़ के एनएसआर में सीधे पार्टिसिपेट कर देते हैं तो भी आपको 40,000 तो पे करना ही पड़ रहा है ना। सिर्फ एक लॉस होता है कि रेगुलर में आपको 2,000 रजिस्ट्रेशन का देना पड़ता है, आपको फिर से अगर एनएसआर में करना है तो फिर से 2,000 देना पड़ेगा, 2,500 देना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये है, तो आप 2,500 के लिए तो रिस्क तो नहीं ले सकते ना, ठीक है। अगर करना ही है एमटेक तो इतने के लिए तो रिस्क नहीं ले सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, शुरू से ही पार्टिसिपेट करिए कि अगर कोई सीट आपको मिल सकता है तो फिर मिल ही जाएगा। आपके 400 से ऊपर है, अगर
अगर आपको मिडिल या फिर लोअर एनआईटीज़ में भी अगर ठीक ब्रांचेस मिल रही हैं तो फिर आप एमटेक कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन भी इधर कंटिन्यू रख सकते हैं। मैंने सिचुएशन तो आपको बता ही दी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर के कुछ भी ब्रांचेस ले लेंगे एनआईटीज़ मिल रहा है करके, क्योंकि उससे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं एमटेक के बाद भी अगर आप ऐसी हैं अपने पार्ट टाइम के लिए अगर प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे ब्रांच अवेलेबल भी तो होना चाहिए ना प्राइवेट कॉलेजेस में बाद में पढ़ाने के लिए बीटेक वालों को। तो इस टाइप के कुछ भी ब्रांच लेके एमटेक भी नहीं करना है, ठीक है। अगर मिडिल और ये लोअर एनआईटी से ही कर रहे भी रहे हैं एमटेक तो थोड़े ढंग के ब्रांच से करना है, कोर ब्रांचेस से करना है, ताकि थोड़ा आगे जाके भी कुछ फ़ायदा हो आपके, ठीक है। क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट तो है नहीं, तो एटलीस्ट आपको डिग्री मिलता है तो उसका आगे चल के कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो आपको दोनों में पार्टिसिपेट करना है, रेगुलर राउंड है यहाँ पे स्पॉट राउंड में। मैंने आपको बता दिया कि कोई यहाँ पे ज़्यादा चार्जेस का डिफरेंस नहीं पड़ता है, 2500 का ही डिफरेंस पड़ रहा है। एंड आपको बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है। मैं एक वीडियो बना दूंगी कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मैम मेरा इतना स्कोर आ रहा है, ये ब्रांच है, ये कैटेगरी है, मेरे को कौन सा एनआईटी मिलेगा। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको कैसे चेक करना है प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स, ठीक है। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ उसका जो लिंक है, आप वहाँ से जाके देखिए कि आपको सीसीएमटी के वेबसाइट में जाके कैसे चेक करना है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि मैं जो हूँ सिविल से हूँ, तो मैं अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आप सबका पूछेंगे तो मैं भी क्या करूँगी वहीं से सर्च करके ही आपको बताऊँगी। तो उससे अच्छा है कि आप खुद जाके सर्च करिए, ठीक है। और ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। अगर आपके 400 से ऊपर हैं तो ठीक है, आपको मिलने के एक चांसेस हैं, आप जनरल से भी हैं तो कोई ना कोई एनआईटी तो मिल ही सकता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के भले ही एनआईटीज़ मिलेंगे लेकिन कोई ना कोई एनआईटीज़ मिल सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा फ़ीस के बारे में बता दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करते हैं एनआईटीज़ के काउंसलिंग में ही स्टार्टिंग में इतना सारा फीस पे करा दे रहे हैं, ठीक है। 30,000 रेगुलर में और यहाँ पे 40,000 एनएसआर में। अगर आप शुरू से अंत तक पूरा पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलर प्लस एनएसआर तो आपके कितने इधर 40,000 45,000 तो आपके जाने ही है, ठीक है। 2 बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 5,000 उसके हो गए और यहाँ पे 40,000, तो 45,000 तो आपके जाने ही है। तो ये जो फीस आपका जो पे हुआ है 45,000, ये जो फीस है आपको मैनेज कर दिया जाएगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर के फ़ीस के साथ। मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस है यहाँ पे 60,000 है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 15,000 ही फिर पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पहले ही क्या किए हैं 45 पे कर चुके हैं तो आपको फिर से सिर्फ यहाँ पे 15,000 पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से है। तो आपसे यहाँ पे क्या होता है, शुरू में ही थोड़ा ज़्यादा आपको उससे पे करवा दिया जाता है, तो थोड़ा लगता है, हिचकिचाहट होती है कि ऐसा कैसे करा रहे हैं वाला, क्योंकि आईआईटीज़ में ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, एनआईटी का ये प्रोसीजर ही है। उसके बाद क्या होता है कि हर महीने आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे आपका फ़ीस यहाँ पे मैनेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जितना आपका स्टाइपेंड मिल रहा है पूरा का पूरा जो फीस पूरा स्टाइपेंड जो है यहाँ पे फ़ीस पे करने में ही चल जाएगा, क्योंकि एनआईटीज़ का जो फीस है यहाँ पे ज़्यादा है, आईआईटीज़ के कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा है। आईआईटीज़ का जो फीस है 20,000 रहता है एक सेमेस्टर का, लेकिन यहाँ पे एनआईटीज़ का जो फीस है 45,000 रहता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आपके पास कुछ स्टाइपेंड का एक्स्ट्रा पैसा आपके पास नहीं बचेगा। जितने भी स्टाइपेंड का जो पैसा आएगा आपको पूरा यहाँ पे फीस में ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आईआईटी से एमटेक करते हैं तो वहाँ पे आपके पास स्टाइपेंड का पैसा बच जाएगा, क्योंकि वहाँ फीस कम है। एक तरह से आपके पास पार्ट टाइम जॉब टाइप से वहाँ पे हो जाएगा। तो ये बेनिफिट हो जाता है आईआईटी में रहने का। एनआईटी से भी आप करेंगे तो आपको अपने पॉकेट से नहीं लगाना पड़ता है, बहुत कम पैसा लगता है, मतलब 3-4 हज़ार लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी स्टाइपेंड की फ़ीस से ही आप मैनेज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको एनआईटी से भी करते हैं तो ज़्यादा कुछ फ़ीस का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टाइपेंड आता है 12,400 का, यहाँ पे हर महीने आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बस बोलने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। और बस मैं एक चीज़ आप लोगों से आखिरी में ये बोल सकती हूँ यहाँ पे कि बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लीजिए, जो होना है सब कुछ सही से हो जाएगा अपने टाइम से, ठीक है। ज़्यादा मत सोचिए। और क्या है कि यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपनी पढ़ाई अभी कंटिन्यू रखिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए अपीयर करना है तो, या फिर आगे आप आईआईटीज़ में भी जाना चाहते हैं तो भी अभी पढ़ाई बहुत कंटिन्यू रखिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप गेट की तैयारी करते हैं तो एक अलग तरह का अटैचमेंट हो जाता है गेट से, ठीक है। गेट ख़त्म होता है तो फिर कुछ पढ़ने का ही मन नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा तो मेरे साथ हुआ था, काफ़ी दिन तक मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। लेकिन इस चीज़ से ओवरकम करिए और एकदम जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि 1 साल बीत जाएंगे और आपके कुछ नोट्स जो हैं गेट के खुल भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो यार, और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।